Good evening and welcome to my channel Project PMYP. So this is a class on General Accounting Principle as you can see on your screen. And today is the day 2 for the introduction class. कल हमारी पहली class थी. In the lecture number 31 you can find the class of Introduction of General Accounting Principles. अगर आपने वो class नहीं देखी है तो ये class देखने से पहले आपको class देख लो. Because मैंने यहाँ पे अकाउंटिंग एकदम ही बेसिक से शुरू किया है जिससे कि जो बच्चे आपके साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, वो भी कोप अप कर ले. ओके, so let us begin and our exam is ahead. 2nd of July को एग्जाम है, so boost up your preparation to lecture number 32 है. और भी बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं. 23 की पूरी सीरीज अपलोड की है, मैरिज अपलोड किए हैं रिलेटेड टू लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस. बिकॉज अगर आप सिविल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी तो पढ़ रखा होगा, मैथ्स वगैरह इंग्लिश हो जाएगा, लेकिन जो ईपीएफओ स्पेशल सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके अकाउंटिंग हो गया, लेबर लॉज हो गए, इन सब के लिए क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको भरपूर मिल जाएंगे. 200 क्वेश्चंस ओनली इंडस्ट्रियल रिलेशंस मैंने अपलोड कर रखे हैं, आप वहां जाके चेक कर लो. ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, इसका 200 क्वेश्चंस है केवल इंडस्ट्रियल रिलेशन पे. लेट अस बिगिन आवर टुडेस क्लास. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन. सो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं. जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है? अभी प्रिंसिपल्स बहुत दूर है क्योंकि अभी हमें बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं. क्योंकि अगर हम बेसिक टर्म्स नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे जान पाएंगे कि अगर वो प्रिंसिपल को टर्म आएगा तो क्या है, उस टर्म का मतलब क्या है, सिंगल एंट्री क्या है, डबल एंट्री क्या है, ठीक है, या फिर लेजर क्या है, कैश बुक क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए. सब के बारे में हम बेसिक से शुरू किए हैं. तो सबसे पहले बहुत बेसिक क्वेश्चन हमारा, अकाउंटिंग का फादर कौन था? जब जो कल की क्लास बताया था, फादर ऑफ अकाउंटिंग हु वाज ही? फादर ऑफ अकाउंटिंग. तो फादर ऑफ अकाउंटिंग वाज लूका पासियाली. लूका पासियाली, he was an Italian mathematician. So अगर mathematician can be a father of accounting तो आप साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड के हो के आप ईपीएफओ करके अकाउंटिंग तो आराम से ही आ सकती है, राइट? सो लेट अस बिगिन आवर टुडेस क्लास. कल हमने क्या देखा था? एक बार छोटा सा रिवीजन, कल की क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट का रिवीजन करा देते हैं यहाँ पे. वो ये था कि हमने अकाउंटिंग के कुछ स्टेप्स देखे थे. ठीक है, कुछ स्टेप्स हमने अकाउंटिंग के देखे थे. सबसे पहला क्या था कि आइडेंटिफाई करना कहाँ पे खर्ची हो रही है. जो भी अकाउंटिंग करनी है थी को सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है. ओके, सबसे पहले वो क्या करता है कि आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करता है, उसको मेजर करता है. आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर करता है. मेजर करने के बाद आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा. ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेगा. रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेगा. ओके, क्लासिफिकेशन के बाद क्या आएगा? क्लासिफिकेशन के बाद अगला स्टेप क्या था हमारा? तो क्लासिफिकेशन करने के बाद उसकी वो समरी करता है. क्लासिफिकेशन के बाद समरी. क्लासिफिकेशन के बाद आया था हमारा समरी, और समरी के बाद क्या था? एनालाइज. एनालाइज के बाद कम्युनिकेट. तो ये आपके स्टेप्स है अकाउंटिंग के. कम्युनिकेट, दीज आर द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग. इसमें भी दो पार्ट है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई. ये पहले के 4 स्टेप्स जो है आपके, ये आपकी बुक कीपिंग में आते हैं. बुक कीपिंग, ठीक है. सो कल हमने ये देखा था कि जो IMRC है वो आपका क्या है? बुक कीपिंग. आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई आर द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज लिख के आ जाए, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड समराइज among these which is not the part of bookkeeping. So summarize is not the part of bookkeeping. ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक अकाउंटिंग. ये अकाउंटिंग का पार्ट है. ठीक है, इतना हमने देखा था. उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेशन में भी हमने देखा था एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, कौन कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो ये सब आप पूरा तो मैं कल की क्लास में रिवीजन नहीं करा सकती ना, तो आप जाके उसको, इस वीडियो को चेक कर लीजिए और आज का क्लास शुरू करते हैं. अब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं, आपने सुना होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा करते हमारी क्लास 9 to 12 की टाइम बीत गई. तो उसका काम क्या है, उसकी जरूरत क्या है? तो यही सेम सवाल उठेगा आपका अकाउंटिंग में. ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग? तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. सबसे पहली चीज होती है अकाउंटिंग करने की, जो भी अकाउंटिंग है बेसिकली, वो अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो बहुत हौच पौच हो जानी है सब कुछ. ठीक है, जो भी इनकम हो रही है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो एक
अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो सिस्टमैटिकली इसको अरेंज करने के लिए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है इसी के बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिपेयर करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। उसके बाद हमने देखा था कि समराइज करना, समराइज, समराइज क्या करेगा, जो भी आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, समराइज किसको करेगा, ट्रांजेक्शन को समराइज करेगा, ठीक है, समराइज द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ताकि पता चले कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, टू नो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है। ऐसा ना हो कि हमारा स्टेटस एकदम लो होता चला जा रहा है, बिजनेस हमारा डूबता चला जा रहा है, हमें कोई खबर ही नहीं है, ओके, और अब महंगे महंगे परचेज किए जा रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी की बदल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अभी इस टाइम क्या है, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करना है, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट, तो गवर्नमेंट भी कहती है कि अकाउंटिंग करनी जरूरी है, ठीक है, एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, डेटा को। उसके बाद अगला स्टेप होता है कम्युनिकेट टू द नीडी, कम्युनिकेट करना। आप कम्युनिकेट किसको करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। इंटरनल मतलब हमारा ओनर हो गया, एम्प्लॉयज हो गए, एक्सटर्नल मतलब आप कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ऑडिटर हो गया, तो ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या है अकाउंटिंग का, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, समराइज करना ट्रांजेक्शन को, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरी करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना। तो आप ये सब जो वर्ड सुने, सिस्टमैटिक, रिकॉर्ड, कम्युनिकेट, एनालाइज, समराइज, तो ये कुछ कुछ इससे मिलते जुलते नहीं है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समरी। जी हाँ, जो आपकी डिफिनीशन है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफिनीशन में जो ऑब्जेक्टिव है उसी के वर्ड को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग किस तरह की होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग से मिलती है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग, ये कैसी होनी चाहिए, हम सीए रखे तब पैसा दिया हमने सीए को, हमने नहीं, जो बड़ी कंपनीज होती है उनको तो देते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, मैं आपको अपनी ये वीडियो पे क्लिक किया है, आपने थंबनेल देखा रहा होगा, ईपीएफओ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंट्रोडक्शन, ठीक है, तो ये आपने देखा, और आप इस वीडियो को खोले, प्ले किए, तो पता चल रहा है कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है या फिर कोई डांसिंग वीडियो लगा हुआ है, तो ये तो धोखा हुआ ना आपके साथ। तो रिलेवेंट होना चाहिए, जो वीडियो का थंबनेल है वो अंदर वीडियो वही होनी चाहिए ना, तो इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी रेलेवेंट, ओके, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, ठीक। उसके बाद अब हम अकाउंटिंग की मेरी क्लास किया, ठीक है, और एग्जाम पे गए और वहां से क्वेश्चंस नहीं आए, जस्ट इमेजिन, ऐसा होने नहीं वाला है, डोंट को, लेकिन अगर सपोज का क्वेश्चन नहीं आए, तो आप तो आके वापस मेरे चैनल पे कहोगे ना कि मैडम ने क्या पढ़ाया, क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है, तो फिर ये मेरे लिए भी बुरी बात है और आपके लिए भी। आप तो ऐसा डोंट वरी, ऐसा होगा नहीं, मैंने खुद को डिफेम कर दिया यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो इट शुड बी रिलायबल, जो भी कंटेंट है वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट शुड बी रिलायबल, वैसे तरीके से इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की वो रिलायबल होनी चाहिए। अगला है अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। अब हम इंट्रोडक्शन की क्लास क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको आगे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वगैरह है वो समझ में आए, वहां पे अगर कोई वर्ड आता है तो वो आपको समझ में आए कि वो वर्ड टर्म का क्या मतलब है, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन की क्लासेस ले रहे हैं, ओके। तो इसी तरीके से आपकी जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग में वो भी अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और फिर अगला है कंपेरेबल, कंपेरेबल, कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल जैसे कि मान लो आपकी दो कंपनी है, अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, अमेजन और आपकी फ्लिपकार्ट, ठीक है, इन दोनों के पास तो सीए होंगे नो डाउट, ठीक है, और ये लोग ने अपना अपना अकाउंटिंग किया, अकाउंटिंग करके जो रिपोर्ट बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, रिपोर्ट बनाई, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि सब कुछ दिखाया आपका इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, इनकम और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में दिखाया, और इन्होंने कुछ अलग ही मेथड यूज कर लिया जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का कोई नामो निशान नहीं था। इन्होंने प्रॉफिट लॉस दिखा दिया, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस किस प्रोडक्ट में हुआ है, ये हमने ये प्रोडक्ट बेचा था, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, यहाँ प्रॉफिट हुआ है, और इस सामान में हमारा लॉस हुआ है, और उन्होंने दिखाया है कि कहाँ कहाँ से हमें इनकम हुई है और कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर हुआ है। तो कंपेरिजन लग रहा है आपको,
अमेज़न वाली अगर अपनी रिपोर्ट देखेगा, सोचिए लाओ अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी की रिपोर्ट देखकर हमको पता चले कि हम किस लेवल पे लाई करते हैं, तो दूसरी कंपनी की रिपोर्ट देख के क्या वो कुछ समझ पाएँगे कि अरे हम किस लेवल पे हैं? कुछ आइडिया मिलेगा? नहीं आइडिया मिलेगा ना। तो दोनों कंपनीज़ की रिपोर्ट अगर एक ही तरह होंगी, दोनों इनकम और एक्सपेंस या प्रॉफिट या लॉस नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, तो ही तो कंपेयर कर सकता है, तो कंपेरेबल होना चाहिए। अब कंपेरेबल कैसे होगा? अब कंपनीज़ को सपना तो आ नहीं रहा है कि वो प्रॉफिट लॉस में बना रहा है, चलो हम भी बनाते हैं। या वो इनकम एक्सपेंडिचर में बना रहा है, चलो हम भी बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं, अपने आप से कंपनी करेगी और स्पेशली कंपनी तो चाहेगी ही नहीं कि दूसरी कंपनी को मेरे इनकम वगैरह के बारे में पता चले, ठीक है? ताकि और वो भी कॉम्पिटिटर कंपनी को। इसीलिए एक लॉ है, जिसकी वजह से सबको एक ही तरीके से बनाना पड़ता है। वो क्या लॉ है? उसका लॉ का नाम है आपका कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में मेथड दिया हुआ है अकाउंटिंग का, फॉर्मेटिंग का, ठीक है? कंपनी एक्ट ऑफ 2013, इसमें साफ-साफ जो है आपका फॉर्मेट प्रेज़ेंट है। फॉर्मेट है किसके लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। इसी फॉर्मेट में कंपनीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। ये आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ चुका है। कौन से एक्ट में, किस एक्ट के किस शेड्यूल में लिखा हुआ है? तो ये शेड्यूल कौन-सा है? इट इज़ शेड्यूल 3. So Company Act 2013 के Schedule 3 में clearly mentioned है format for the financial statement, जिससे कि कंपेयर करना आसान हो जाए, ठीक है? कंपेयर करना आसान हो जाए। तो ये क्या था? ये तो थी आपकी इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अकाउंटिंग से, वो किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी सब्जेक्ट है, लिमिटेशन तो होनी ही है, राइट? तभी तो उसका स्कोप ऑफ डेवलपमेंट बनता है। लिमिटेशंस। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस? सबसे पहले तो आपने देखा कि हर जगह पैसा, पैसा, पैसा। क्यों पैसा-पैसा करती है? अकाउंटेंसी इज़ ऑल अबाउट पैसा। यहाँ पे क्वालिटेटिव की कोई जगह नहीं है, ठीक है? क्वालिटेटिव ग्रोथ वगैरह का कोई स्कोप नहीं, क्वालिटेटिव मेजरमेंट का कोई स्कोप नहीं है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं होता है। सपोज़ आपकी कोई, आप है और आपका कोई दोस्त है। आपका दोस्त कोई कंपनी खोला, ठीक है? और आपने भी कोई कंपनी खोली। अब आपकी और आपके दोस्त का व्यवहार अच्छा है, तो आपका दोस्त कुछ-कुछ हेल्प कर देता है। मॉनेटरी हेल्प नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा हेल्प कर देता है जिससे कंपनी की आपकी ग्रोथ होती रहती है। तो वो सब तो मेंशन होगा इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है? तो क्वालिटेटिव मेजरमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक? अगला है, ये बहुत ही जजमेंटल होता है। अकाउंटिंग जो है जजमेंटल होता है, ठीक? जजमेंटल होता है, क्योंकि ये खाली इनकम और एक्सपेंडिचर पे ही डील करता है, ठीक है? और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपकी जो इनकम है, आपका जो इनकम है वो किसके बराबर होना चाहिए? आपके एक्सपेंडिचर और आपका इनकम बराबर होना चाहिए एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के, राइट? ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन कभी भी ये दोनों बराबर आते नहीं, बिकॉज़ बहुत बड़ी कंपनी है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, ठीक है? पैसे टू पैसा आपका इक्वल नहीं हो सकता कि यहाँ पे अगर 1.1 पैसे का खर्चा है, तो यहाँ पे भी ₹1 एक्सपेंडिचर हो रहा है, ₹0.1 आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं, ठीक है? तो ये आपका पॉसिबल नहीं है कि आपका जजमेंटल तो होता ही है ये, ठीक है? एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं होता है, ठीक? अकाउंटिंग में जो भी है वो पास्ट और प्रेज़ेंट की बात हो रही है, पास्ट एंड प्रेज़ेंट। इतना सब करने के बाद भी आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अकाउंटिंग के थ्रू। आने वाले साल में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस होने वाला है, ठीक है? तो ये केवल पास्ट एंड प्रेज़ेंट की बात करता है, फ्यूचर का कोई बात नहीं होता। फ्यूचर इज़ नॉट मेंशन्ड इन दिस, ठीक है? जब हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनमें भी कभी-कभी कई सारे प्रिंसिपल्स में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है? तो वहाँ पे मैं बताऊँगी कि देखो ये 2 प्रिंसिपल, आपको खुद ही लगेगा कि यार इस प्रिंसिपल में तो ये कहा जा रहा है, इस प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक-दूसरे को। ठीक है? ओके। और अगला पार्ट ये है कि इसमें जो होती है ना, आप करंट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों डिफरेंट हो जाती है। अब ये क्या चीज़ है? करंट वैल्यू और बुक वैल्यू, ये दोनों आपकी डिफरेंट होती है। करंट वैल्यू और, ठीक है? सपोज आपने कोई फ़ोन खरीदा, सपोज आपने कोई फ़ोन खरीदा या लैपटॉप खरीदा अपनी कंपनी के लिए, ठीक है? आपकी कंपनी के बजट से कंपनी ने लैपटॉप खरीद लिया। उसकी वैल्यू क्या थी? ₹10,000। सपोज लैपटॉप वाज़ ऑफ 10,000, तो आप उसको मेंशन करिए 10,000। आपने उसको 3 साल चलाया, अब उसकी कॉस्ट हो गई है 1,000, बट वो अभी भी अकाउंट्स में ₹10,000 का शो किया जा रहा है। सो आपका ये जो है डिफरेंट होता है। ओके? करंट वैल्यू और बुक वैल्यू डिफरेंट होती है। ठीक है? तो ये ओरिजिनल प्राइस को इग्नोर करता है, प्रेज़ेंट की प्राइस को इग्नोर कर देता है।
तो दीज आर द लिमिटेशन, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव मेजरमेंट नहीं हो पाता है। इनकम और एक्सपेंडिचर की जो रिलेशंस है वो थोड़े से गड़बड़ रहते हैं हमेशा। पास्ट और प्रेजेंट की बात होती है, फ्यूचर को कुछ ही नहीं है यहाँ पे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों में। ठीक है, करेंट वैल्यू और बुक वैल्यू आपकी बराबर नहीं होती। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लिमिटेशन हमने देख लिया, ओके, इंफॉर्मेशन देख ली, और आपका डिफिनीशन देख लिया, और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, वैसे बेसिकली आपको तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, लेकिन ब्रांचेस देख लेते हैं कि और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, पहला तो हमारा हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, फिर अगला होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर अगला होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। फिर आता है आपका HR अकाउंटिंग। ये आपकी टोटल अकाउंटिंग के टाइप्स। इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बजट वगैरह प्रिपेयर करना सब कुछ इसी के अंदर आता है जो हम पढ़ रहे हैं। अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, सपोज जो मैनेजर है वो सीए से जाके कह रहे हैं कि भाई सीए साहब बताओ मुझे इस ब्रांच कंपनी की ब्रांच के लिए ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मान लो मुझे और एसी लगवाने 10 एसी का देना है, 4 मतलब 10 एसी का कॉन्ट्रैक्ट देना है मुझे। ठीक, अब मुझे एसी लगवाना है क्योंकि ये एम्प्लॉय से दिक्कत हो रही है, तो मैं आपके सामने दो ऑप्शन रख रहा हूँ कि मुझे ये एसी लेना चाहिए, ये एसी लेना चाहिए। हमारा बजट क्या अलाउ कर रहा है, या कौन सा एसी लेने पे दिक्कत नहीं होगी और हमें प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रहेगा। तो ये मैनेजमेंट है, जो भी मैनेजमेंट की साइड से अकाउंटिंग होती है वो है क्या, मैनेजमेंट। ठीक है, अगला है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट मतलब आपका जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में, उसका आप जो भी सेलिंग प्राइस रखोगे वो डिपेंड करेगा आपकी कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और प्रोडक्ट बहुत ही छोटा सा है, उसकी सेलिंग प्राइस भी आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी, विच मीन्स आपका मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं। ठीक है, तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो क्या होता है, जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, या आपकी अमेजन, या आपकी फ्लिपकार्ट, जो भी बड़ी कंपनी तो बिलियन ऑफ पाउंडर्स में सेल है, ठीक है, टर्नओवर है, तो वो कंपनीज गवर्नमेंट के थ्रू, मतलब उनका इनके ऊपर एक वो रहता है कि ड्यूटी है, गवर्नमेंट उनको एक ड्यूटी दी है कि आप जो है अपने जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपका टर्नओवर, उसका कुछ परसेंट आप सोशल वेलफेयर में खर्च करो। ठीक है, ये हैव टू स्पेंड इन सोशल वेलफेयर, और उसका हमें रिपोर्ट बना के दोगे। तो ये आपकी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट। ठीक है, यू हैव टू स्पेंड इन वेलफेयर एंड द रिपोर्ट ऑफ दिस वेलफेयर, जो भी खर्चा हुआ दैट शुड बी प्रेजेंटेड टू द। फिर अगला है HR अकाउंट। HR अकाउंट भी क्या है भाई, एम्प्लॉय की बेटरमेंट, कोई वैकेंसी है, ये सब आपका डिपेंड करता है HR अकाउंटिंग। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। अब आता है सिस्टम ऑफ अकाउंट। एकदम सिंपल सिंपल से पढ़ा रहे हैं ताकि समझ में आता चले। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का, दो तरीके के सिस्टम होते हैं बेसिकली। ठीक है, पहला है सिंगल एंट्री सिस्टम, और अगला है डबल एंट्री। आपके घर के पास वाली दुकान, जो नुक्कड़ पे छोटी सी चाय की टपरी, ठीक है, उसके पास आप जाओगे तो देखोगे कॉपी पे सब कुछ लिखा रखा होगा कि आज इतने का चाय बिकी, इतने का चाय पत्ती लग गया, इतने का दूध लग गया, इतने का गैस लग गया, इतने का चीनी लग गया, एंड सो ऑन, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चला गया पैसा, ये पैसा आया है, ये पैसा गया है, इस तरीके से वो सिंगल एंट्री एक ही पेज में, एक ही बुक में वो मेंशन किया है। ठीक है, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसमें आपका दो टेबल बने होते हैं। यहाँ पे होता है आपका इनकम, या बोल सकते हैं क्रेडिट, और यहाँ होता है आपका डेबिट। तो क्रेडिट और डेबिट के दो अलग कॉलम्स होते हैं, क्रेडिट और डेबिट के। तो ये आपका ज्यादा ही सिंप्लीफाइड और इजियर वे है अकाउंटिंग करने का। तो यही हमें पढ़ना है आगे चल के। ठीक है, डबल एंट्रीज। ओके, चलो क्लियर है। सिंगल एंट्री स्कीम आपकी वैलिड नहीं है, यहाँ पे आप डबल वाला ही पढ़ोगे, क्योंकि सिंगल छोटे दुकानदारों के लिए होता है, जो भी बड़े बिजनेस है वो डबल एंट्री स्कीम को फॉलो करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या है ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, दो तरीके के बेसिकली मेथड होते हैं। एक होता है आपका कैश मेथड, और एक होता है एक्यूरल मेथड। एक्यूरल मेथड, ठीक है, कैश मेथड और एक्यूरल मेथड। एक्यूरल का मीनिंग होता है ड्यू।
एक्यूरल क्या मीनिंग होती है? तो बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं अकाउंटिंग के, कैश मेथड और एक्यूरल मेथड, ठीक है? तो कैश मेथड क्या होता है? जब आपने सपोज जस्ट इमेजिन आपने अपने दोस्त से कोई चीज खरीदी 2022, ठीक है, और कहा कि भाई साहब मैं आपको पैसा दूंगा 2023, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2023 में उसका पैसा दूंगा। आपने खरीदा यहाँ पे था और आपने पेमेंट 2023 में किया। तो वो जो आपका फ्रेंड है, वो उस पैसे को किस ईयर के अकाउंट्स में मेंशन करेगा, 2022 के कि 2023? अगर वो कैश मेथड फॉलो कर रहा है तो 2023 में मेंशन करेगा, ठीक है? 2023 में मेंशन करेगा। लेकिन अगर वो एक्यूरल मेथड फॉलो कर रहा है तो वो जो है 2022 में आपने चीज खरीदी, 2023 में उसका पेमेंट करोगे तो वो 2022 में ही मेंशन कर देगा उसको। ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। तो फिर से देख लेते हैं। अगर कैश मेथड फॉलो किया जा रहा है तो जब आपको पैसा मिलेगा, कैश इज रिसीव्ड, जब भी आपको पैसा मिला तब मेंशन किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक्यूरेट मेथड फॉलो कर रहे हो तो जब वो सामान बिका, चाहे उसका पैसा मिला चाहे नहीं मिला, बाद में मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन वो चला गया, जिस दिन वो बिक गया, उसी दिन वो मेंशन किया जाएगा। यही आपका मेथड क्या होता है ना, यही मेथड आपको फॉलो किया जाता है, एक्यूरेट, ठीक है? एक्यूरेट मेथड आपका फॉलो किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ी क्लास से लग जाऊंगी तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत सारे टर्म्स आ गए, देखो एक्यूरेट मेथड आ गया, सिंगल एंट्री डबल एंट्री आ गए, डिफरेंट ब्रांचेस आ गए, करंट वैल्यू बुक वैल्यू, तो धीरे धीरे कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन और फ्रॉम अकाउंटिंग एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, रिलेवेंट, लायबल, अंडरस्टैंडेबल एंड समराइजेबल, ऐसे करके पूछ ले। तो इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से नहीं मिलता है या कुछ भी ऐसे, तो आपको पता होना चाहिए चारों, रिलेवेंट होता है, रिलायबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ये चारों आपके इन्फॉर्मेशन है। ऑब्जेक्टिव पता है आपको, सिस्टमैटिक होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ठीक है, समराइज करना ट्रांजेक्शन्स को, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना, ठीक है? फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है हमारे? लुका पासियाली। उसके बाद हमारे बुक कीपिंग की डेफिनेशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? IMRC, आई फॉर आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासीफाई, ये आपके 4 इसके पार्ट्स हैं बुक कीपिंग के। फिर अकाउंटिंग में समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट, ठीक है? So this was it for the today's class and I am here on behalf of Project PMYP। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, kindly सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस से जुड़े रह सको। ऐसा ना हो कोई वीडियो मिस हो जाए, बिकॉज अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बीच में अगर कोई वीडियो मिस कर दोगे तो फिर आप नहीं जान पाओगे कि आगे क्या चल रहा है। इट ऑल बी लाइक ए खिचड़ी, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय